अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन बच्चे बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिफ्लेक्स आर्क पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो नर्व्स है, जो ट्रैक्स है, जो गैंग्लिया है और जो न्यूक्लियाई है, ये टर्म्स क्या हैं। और न्यूक्लियाई ये टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेटे नर्व्स हम किसको कहते हैं? बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर, यानी एक्सॉन। और जो आपके पास कह लें कि डेंड्राइट्स के जो बंडल्स होते हैं ना, बहुत सारे एक्सॉन्स जब क्लस्टर में आते हैं, तो जो बंडल होते हैं बेसिकली आपके पास एक्सॉन्स के और डेंड्राइट्स के, उनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली? ये जो बंडल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? अब बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स, जिसमें एक्सॉन्स भी हैं और डेंड्राइट्स भी हैं। इन केस ऑफ पीएनएस उनको हम नर्व्स कहते हैं, और इन केस ऑफ सीएनएस हम उनको क्या कहते हैं? ट्रैक्स। ये जो बंडल्स होते हैं बेसिकली न्यूरॉन फाइबर्स के, यानी डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के बंडल्स, जिनको कनेक्टिव टिश्यूज ने बांधा हुआ है, हम उनको नर्व्स कहते हैं। पीएनएस के केस में हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स के बंडल्स हैं, जिनमें एक्सॉन्स बाइंडेड है और डेंड्राइट्स भी, वो नर्व्स है। और सीएनएस में जो बंडल्स हैं वो ट्रैक्स है। इसी तरह हम कहते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को। क्लस्टर ऑफ बॉडीज आपके सीएनएस में न्यूक्लियाई कहलाती हैं और आपके पीएनएस में इनको गैंग्लिया कहते हैं। ये बात बड़ी क्लियर रखनी है आपको। बच्चों को आइडिया नहीं होता, आप देखिए कहीं ट्रैक का वर्ड यूज करते हैं, कहीं नर्व्स का यूज करते हैं। तो नर्व जो है वो बंडल्स हैं न्यूरॉन फाइबर्स के पीएनएस में, और सीएनएस में उनको हम ट्रैक्ट कहते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज पीएनएस में गैंग्लिया है और सीएनएस में हम उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, जब आप रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं तो ये वो सेंसरी पाथवे है जो फॉलो किया जाता है, जिससे सेंसरी पाथवे, ये सेंसरी पाथवे है फॉलोड, जो कि फॉलो हुआ है इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो सेंसरी पाथवे फॉलो होते हैं हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। आपका जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलाई को जिसमें आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं थे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आपने गलती से कोई गर्म चीज उठा लिया, आप फौरन उसको ड्रॉप कर लेंगे अनकॉन्शियसली, रिफ्लेक्स एक्शन। आपके आगे किसी ने अचानक से एकदम इस तरह किया, आप अपनी आईज ब्लिंक कर लेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो अनकॉन्शियस एक्टिविटी या अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स आर्क को अगर देखें तो इसके 5 मेन कंपोनेंट्स है, अक्सर बुक्स में 4 है। 4 उन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि उन्होंने सेंसरी नर्व एंडिंग को ही रिसेप्टर के तौर पर काउंट किया हुआ है, रिसेप्टर को सेपरेटली नहीं काउंट किया। लेकिन आपने याद रखना है हमारे पास 5 मेन जो है वो इसकी कंपोनेंट्स है एक रिफ्लेक्स एक्शन की। सबसे पहले रिसेप्टर होता है जो मैसेज रिसीव करता है। रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेते हैं और सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को किधर ले जाते हैं? टुवर्ड्स इंटरन्यूरॉन्स। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह है कि इंटरन्यूरॉन्स जो मैसेज नॉर्मल जाता है वो पहले स्पाइनल कोड के इंटरन्यूरॉन्स के पास जाता है, फिर स्पाइनल कोड से मैसेज जो है वो कहाँ पर जाता है? ब्रेन के पास, फिर ब्रेन डिसीजन लेता है। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन, इंटरन्यूरॉन जो होते हैं ना स्पाइनल कोड के, वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक मैसेज भेज देते हैं कि रिस्पॉन्स शो करो, विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन। हाँ, ब्रेन को बाद में वो इंटीमेट कर देते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी हुई थी तो हमने ये किया, लेकिन जो आपका एक्शन था डायरेक्टली उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था। तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है, सॉरी, आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहीं पर हम इसको समझते हैं, आपने नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ, ताकि हर लिहाज से ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाए। अब हम रिफ्लेक्स आर्क को समझते हैं कि ये क्या है।
रिफ्लेक्स आर को हम समझना चाहते हैं तो देखिए, ये ना लेट्स सपोज है हमारी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इसमें आउटर जो है वो व्हाइट मैटर होता है, फिर ग्रे मैटर होता है। ये ना स्पाइनल कोड का एक सेक्शन हमने समझे ले लिया। अब होता क्या है, आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज टच किया, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर आते हैं किधर, स्पाइनल कोड। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर आते हैं स्पाइनल कोड में। तो ये ब्रांच बना रहे होते हैं जिसको हम, यही सेंसरी न्यूरॉन्स का जो एक ब्रांच है, नर्व्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो हम इसको ना डॉर्सल रूट भी कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल साइड से एंटर होते हैं स्पाइनल कोड में। ये स्पाइनल कोड है तो ये डॉर्सल साइड से एंटर होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड की ये ब्रांच को डॉर्सल रूट कहते हैं, जहां पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स यानी नर्व्स होते हैं जो मैसेज को इसकी तरफ लेकर आ रहे होते हैं। तो ये एक डॉर्सल रूट है। डॉर्सल रूट एक्चुअली में क्या है, ये सेंसरी नर्व्स है। नर्व्स क्या है, न्यूरॉन्स के बंडल जो कि मैसेज टुवर्ड्स स्पाइनल कोड लेकर आते हैं। आपके रिसेप्टर्स ने मैसेज डिटेक्ट किया, यहाँ पर रिसेप्टर्स थे, ठीक है, आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, आपका हाथ आ गया, तो फॉरन सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले गए स्पाइनल कोड के पास। सेंसरी न्यूरॉन्स की जो ब्रांच होती है उसको हम डॉर्सल रूट भी कहते हैं। अब डॉर्सल रूट में आपको ना यहाँ पर एक सेल बॉडीज का गुच्छा दिखाई देता है जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया अभी भी हमने बात की थी ना कि गैंग्लिया क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी होते हैं, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स में उनकी सेल बॉडी बिल्कुल सेंटर में होती है, तो आपको डॉर्सल रूट में गैंग्लिया दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अपने इंटरन्यूरॉन्स हैं, इंटरन्यूरॉन्स पर ये मुश्तमिल है। तो यहाँ पर वेरियस क्या होंगे, इंटरन्यूरॉन्स। मैसेज जाएगा इंटरन्यूरॉन के पास, फिर इंटरन्यूरॉन से क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे होंगे। इंटरन्यूरॉन से क्या निकल रहे होंगे, मोटर न्यूरॉन्स, जो कि मैसेज स्पाइनल कोड का आगे लेके जा रहे होंगे। तो यहाँ पर आ गए मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये वेंट्रल साइड से क्योंकि निकल रहे होते हैं, तो हम इनको वेंट्रल रूट भी बोलते हैं। ये स्पाइनल कोड की वेंट्रल रूट भी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब की डॉर्सल साइड से समझे सेंसरी न्यूरॉन एंटर हो रहे हैं और आगे से क्या निकल रहे हैं, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं। अब मोटर न्यूरॉन वाली जो ब्रांच है उसमें आपको गैंग्लिया नहीं दिखाई देता, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी स्टार्ट में होती है बिल्कुल। तो उनका जो गैंग्लिया होता है वो एक्चुअली में कहाँ पर होता है, विद इन कोड। ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो विद इन कोड होते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये पेयर्ड होते हैं। यहाँ पर जो इनके वो होते हैं ना न्यूरॉन्स, वो पेयर्ड होते हैं, यानी कि पेयर बना रहे होते हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आए, बजाय इसके कि ये जो स्पाइनल कोड है ये मैसेज को डायरेक्ट करती आगे की तरफ, इसकी तरफ टुवर्ड्स ब्रेन, इसने ये किया ही नहीं। इसने डायरेक्टली अपने इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को कन्वे किया कि आप अपना हैंड पीछे कर लीजिए। आपने फौरन अपना हैंड पीछे कर लिया, तो रिफ्लेक्स आर्क यू शेप्ड होती है। यहां से मैसेज गया, इंटरप्रेट हुआ और फौरन वही हाथ आपने पीछे कर लिया, ये यू शेप्ड है। हाथ आपने अपना पीछे कर लिया, ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है। ये जो सेंसरी पाथवे है ये क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें हायर ब्रेन सेंटर्स इन्वॉल्व नहीं हुए। अब ये जो रिफ्लेक्सेस होती है ना, कई टाइप्स की होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कह लें कि कंडीशन, अगर तो समटाइम्स एक बात याद रखिएगा, हायर ब्रेन सेंटर यानी सेरिब्रम इन्वॉल्व नहीं होता, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे पास ना रिफ्लेक्सेस की अगर आप टाइप्स देखें तो रिफ्लेक्सेस को हम कई बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। रिफ्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन हम किस किस बेस पे कर सकते हैं, अगर हम देखें तो जो रिफ्लेक्सिव है वो आपके पास साइनैप्स की बेस पर भी हम उनको करते हैं डिवाइड, कंट्रोल सेंटर की बेस पर भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको मसल्स की टाइप्स के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उनको हम देख सकते हैं कि वो लर्नड है या इननेट है, ठीक है। हम उसको उनकी बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कंडीशनड है या फिर वो इनेट है, उसकी बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए बेटी, साइनैप्स करते हैं मैसेज को ट्रांसफर कर, साइनैप्स की बेस पर
ये जो होती हैं ये मोनोसाइनेप्टिक भी हो सकती हैं और ये पॉलीसाइनेप्टिक भी हो सकती हैं। जो रिफ्लेक्स आर्क है वो, या रिफ्लेक्स जो आपकी एक्शन में इन्वॉल्व हुई है आर्क, वो क्या हो सकती है, दैट कुड बी मोनोसाइनेप्टिक, दैट कुड बी पॉलीसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक में पता है क्या होता है, इंटरन्यूरॉन शामिल ही नहीं होता। इंटरन्यूरॉन शामिल नहीं होता, सेंट्री न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है और डायरेक्टली वो किसके साथ साइनेप्स करता है, मोटर न्यूरॉन के साथ फॉर एक्शन। इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व ही नहीं होता, स्पाइनल कोड का भी नहीं होता। जबकि पॉलीसाइनेप्टिक के अंदर ये होता है कि सेंट्री न्यूरॉन मैसेज पहले ऑब्वियसली किसको देता है, इंटर को, और फिर इंटर से मोटर के पास जाता है। तो ये पॉलीसाइनेप्टिक है, मैसेज पहले इंटर को गया फिर मोटर को गया। यहाँ पर एक ही साइनेप्स हुआ है, डायरेक्ट मैसेज सेंसरी से मोटर को गया और रिस्पॉन्स हो गया, तो ये पॉलीसाइनेप्टिक है। अभी जो हमने की, जो बेसिकली अभी हमने की ना, वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स थी, जिसमें आपका हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट पे आया और आपने उसको पीछे कर लिया, ये पॉलीसाइनेप्टिक है। मोनोसाइनेप्टिक में नी जर्क है, नी जर्क जो है वो हमारे पास क्या है, मोनोसाइनेप्टिक। कंट्रोल सेंटर के बेस पर जो आपकी बेसिकली है रिफ्लेक्सिव, वो क्रेनियल रिफ्लेक्सिव भी हो सकती हैं, ये डिमार्केशन कर देते हैं, क्रेनियल भी हो सकती है और स्पाइनल भी। अगर स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रही है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, और अगर ब्रेन कर रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स। जो क्रेनियल होती है उसके अंदर बेसिकली ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आईज को कंट्रोल कर रहा होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इसी तरह अगर आप देखें स्पाइनल रिफ्लेक्स को, तो अभी ये देख लें कि ये जो नी जर्क है ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है। मसल्स की बेस पे रिफ्लेक्स ऑटोनॉमिक भी हो सकती है और सोमैटिक भी, ठीक है। अगर तो आपके स्मूथ या कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व हैं रिफ्लेक्स में तो वो ऑटोनॉमिक है, और अगर स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं तो वो क्या है, सोमैटिक। जैसे अभी आप नी जर्क की एग्जांपल ले लें, तो उसमें कौन से मसल्स हैं, सोमैटिक। फिर आप ये देखिए कि आपकी जो कार्डियक रिफ्लेक्सेस होती हैं, हार्ट रेट जो होता है वो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है। फिर इसी तरह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है, ऑटोनॉमिक है। फिर कंडीशनड और इनेट का मतलब ये होता है कि कुछ हमारी ना जेनेटिक होती है, कुछ रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर बिल्ट इन होती है, वो जेनेटिक होती है। जैसे सकलिंग ऑफ मिल्क, ये कोई भी नहीं सिखाता, स्नीजिंग कोई भी नहीं सिखाता, कफिंग ये सारी पहले से बिल्ट इन होती है। और कंडीशन होती है जो हम सीखते हैं। जैसे वो डॉग की एग्जांपल थी कि पैवलोव एक साइंटिस्ट है, उसने डॉग को ऐसे ट्रेन किया कि वो रिंग करता बेल, वो जब भाग के आता तो उसको फूड ऑफर करता। सेलिवेशन होती है फूड देखने पर डॉग्स में, यानी सेलिवेशन का स्टिमुलस क्या है, फूड। लेकिन उसने डॉग को ऐसे ट्रेन किया कि जब वो बेल बजाता तो उसको सेलिवेशन स्टार्ट हो जाती, उसको पता चल जाता कि अब मुझे फूड ऑफर होगा। तो ये रिफ्लेक्सेस की वेरियस टाइप्स होती हैं जो हम डिफरेंट बेसिस पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम ही पीएमडीसी ने बाकायदा तौर पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस का टॉपिक ऐड किया, इससे पहले नहीं था। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्स का भी। अब हमारे पास आना है साइनैप्स। दो तीन टॉपिक्स हमारे लेफ्ट हैं, उसमें हम देखते हैं बेसिकली नर्व इम्पल्स। साइनैप्स से पहले नर्व इम्पल्स। अच्छा, नर्व इम्पल्स के बाद ना साइनैप्स वाला टॉपिक नर्व इम्पल्स से रिलेट करते हैं, तो डायरेक्टली उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन साइनैप्स आप लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो नर्व इम्पल्स, साइनैप्स और सिर्फ ब्रेन, बाकी सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो हमने नर्व इम्पल्स करना है, साइनैप्स करना है और ब्रेन, स्पाइनल कोड और आगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो नर्व इम्पल्स एक इजी सा टॉपिक है, वो हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि किस तरीके से आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से उनके अंदर इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। इम्पल्स समझे, इट्स अ काइंड ऑफ करंट, ये एक करंट की टाइप है। तो जब हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, ये एक वेव है, इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है जो कि क्या करती है, विच ट्रेवल्स, जो बेसिकली ट्रेवल करती है along the length of न्यूरोलिंगम,
जो न्यूरोलीमा है, न्यूरोलीमा इन केस ऑफ होल न्यूरॉन, ये न्यूरोलीमा के अलोंग ट्रेवल करती है बेसिकली एक वेव इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। अच्छा, इसको समझने के लिए ना वी शुड नो अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ऐसा हो कि दरमियान में एक बैरियर हो, दरमियान में एक बैरियर और उसके दोनों साइड पर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, लेट सपोज मिसाल के तौर पर एक साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो और एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो जब भी इन चार्जेस को, चार्जेस किसके ऊपर होते हैं, आयंस के ऊपर, ऑब्वियसली केमिकल्स होंगे तो चार्ज होगा। जब भी इन आयंस को मौका मिलेगा ना तो ये मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो चार्जेस के अंदर, आयंस के अंदर जो पोटेंशियल होता है कि ये जब भी इस बैरियर को क्रॉस करने का मौका पाएंगे तो ये हायर टू लोअर मूव करेंगे, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा ही कुछ न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी एक पोटेंशियल होता है जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और ऑसिलोस्कोप से हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, ऑसिलोस्कोप से हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। इन केस ऑफ न्यूरोलीमा होता ये है कि न्यूरोलीमा एक बैरियर है और ये जो मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड पर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। एक साइड पर नेगेटिव, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और एक साइड पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूरोलीमा इज एक्टिंग एज ए बैरियर जिसके दोनों साइड पर एक चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो इसके अंदर भी क्या मौजूद होता है, पोटेंशियल, जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब जब भी इनको मौका मिलेगा फ्लो करने का तो ये हायर टू लोअर मूव करेंगे। अब अगर आप देखिए बेटे तो सिंपली हमारे पास ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दो तरह का, एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यानी अगर आप एट रेस्ट देखें जब कोई इंपल्स नहीं है, अगर हम एट रेस्ट देखें जब कोई इंपल्स नहीं है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है एट रेस्ट ना, ये होता है, लेट्स सपोज थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बना लेती हूँ, ये समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक सेक्शन हमने बनाया, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एट रेस्ट हमें देखने के लिए ये मिलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर हम ऑसिलोस्कोप से चेक करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो वो हमें तकरीबन कितना दिखाई देता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट, जिसको आप 0.07 वोल्ट भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। नंबर 1 है उसमें एटीपी पावर्ड, उसमें ना एटीपी पावर्ड सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। जब आप देखें तो वो किस तरह होता है, ये है कि नॉर्मली अगर हम आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो जो सोडियम है ना वो सेल के बाहर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अंदर के मुकाबले में। ठीक है, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। सोडियम को सोडियम से कंपेयर करें कितना, 10 टाइम्स सोडियम जो है वो 10 टाइम्स बाहर ज्यादा है अंदर के मुकाबले में। और भी आयंस होते हैं लेकिन मेनली सोडियम और पोटेशियम होते हैं। तो जब आप पोटेशियम का जिक्र करते हैं तो जो पोटेशियम होता है वो अंदर वाली साइड पर ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले में 20 टाइम्स, ये होता है। एटीपी पावर्ड पंप्स में सोडियम बाहर ज्यादा है तो उसको मजीद बाहर भेजा जाता है और पोटेशियम अंदर जो है वो ज्यादा है लेकिन उसको मजीद अंदर भेजा जाएगा। तो ये टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए होती है, एनर्जी। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपीएस, वो एटीपी ब्रेक डाउन करता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी देते हैं यहाँ पर मौजूद बेसिकली चैनल्स को। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम को पंप करवाते हैं। होता ये है कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं एक एनर्जी से एटीपी की और 2 पोटेशियम उसके बदले में अंदर आते हैं।
तो बाहर पॉजिटिव चार्ज की रेशियो बढ़ जाती है। यानी जब आपके पास एक एटीपी स्पेंड होगा और चैनल्स ओपन होंगे, रास्ते खुलेंगे इन आयंस की मूवमेंट के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू चार्ज आयंस। प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो इनकी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ये चैनल प्रोटीन कोई सुरंग बनी हुई है जिनसे मूवमेंट होगी। कैरियर प्रोटीन्स है कि अगर ये किसी चीज को के साथ अटैच होते हैं तो इनकी शेप में चेंज आ जाता है और चीज को सेल के अंदर से बाहर ले जाते हैं या बाहर से अंदर ले जाते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्होंने इस तरह से गेट बनाया होता है। इनकी भी जब शेप चेंज होती है तो क्या होता है, इनके दरमियान में एक रास्ता बन जाता है। इनको हम गेट्स कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। अब क्या हुआ, 3 सोडियम बाहर गए, उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आए, तो ऑब्वियसली बाहर जो रेशियो है, बाहर जो रेशियो है ना आपके पास, बस बाहर जो रेशियो है ना वो बेसिकली इंक्रीज हो गई किसकी, पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, ये ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ठीक हो गया। अब आप देखिए बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की रेशियो आपके पास क्या हो गई, इंक्रीज। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर दूसरा फैक्टर होता है पोटेशियम लीकेज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो परमिएबल नहीं है टू आयंस, लेकिन इट शो स्लाइट परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। इसको आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, समझे जो पोटेशियम है ना उसके लिए जो गेट्स होते हैं पोटेशियम के गुजरने के लिए वो थोड़े से खुले होते हैं। एक एक करके पोटेशियम के पास मौका उसको मिलता है कि वो डिफ्यूज कर सके। न्यूरोलीमा स्लाइटली परमिएबल टू पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम गेट्स लीकी है, समझे थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, तो जब उसको मौका मिलेगा मूव करने का तो वो डिफ्यूजन ही करेगा। यानी अगर वो अंदर ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, बाहर। तो इस तरह कुछ पोटेशियम जो है वो लीक होकर भी बाहर चला जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तीसरा, चलिए है तो दोनों पॉजिटिव ना, अगर बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा तो पॉजिटिव ही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, डीएनए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो होते हैं इनसाइड सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, बाहर तो वो नेग्लिजिबल होते हैं। और यही मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे होते हैं सेल के अंदर और ये इनसाइड को बना रहे होते हैं नेगेटिव। तो ये रेस्टिंग स्टेज है, इसको हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पोलराइज स्टेट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोलराइज स्टेट है। नॉन कंडक्टिंग स्टेट, जब वो कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहे, ये नॉन कंडक्टिंग है। और ये रेस्टिंग स्टेज है जिसमें इसका पोटेंशियल ये है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब इन केस बच्चे, इन केस कोई स्टिमुलस आता है, अब हम करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम ये देखेंगे कि अगर कोई बाहर चेंज आए तो उस चेंज से यहां पर क्या चेंज आएगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, देखिए अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, हम उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जिसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो जनरेट करवा सके इम्पल्स। अगर उसकी इंटेंसिटी से बिलो है तो हम उसको सब थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो नहीं जनरेट करवा सकेगा बेसिकली किसको, इम्पल्स को। देखिए एक 12 वोल्ट का पंखा है तो वो 12 वोल्ट पे चलेगा ना, वो 8 वोल्ट पे थोड़ी चलेगा। इसी तरह इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड चाहिए होता है। जैसे यू कैन नॉट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन योर बॉडी सरफेस, तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए होता है जो कि चेंज इंड्यूस कर भी सके। अब इसमें देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर मिलता है, ठीक है, न्यूरॉन के एक एंड को, तो उससे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। सोडियम के चैनल्स या गेट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। सोडियम को जब रास्ता मिलता है, सोडियम बाहर बहुत ज्यादा था, वो वेट कर रहा था मौका मिले और मैं हायर टू लोअर अंदर आऊं। तो क्या हुआ बेटे, जैसे ही सोडियम गेट्स खुले, सोडियम इनफ्लक्स हो गया, सोडियम फौरन से भागा भागा अंदर आया ढेरों। तो क्या हुआ, सडनली मोमेंटेरिली मोमेंटेरिली आपके पास क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ चार्जेस। क्योंकि सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया तो रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव थी
वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब अंदर से पॉजिटिव हो चुकी है, प्लस 50 मिली वोल्ट पर वो चली गई है या 0.05 वोल्ट पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गई है, अब उसका अंदर वाला हिस्सा क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो गया। ये मोमेंटरीली है और ये ट्रेवल करता है, एकदम पूरे न्यूरॉन में चेंज नहीं आता, सेक्शन बाय सेक्शन इट ट्रेवल। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज। तो इट मींस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो गई, डीपोलराइजेशन होगी, ये होता है। मेनली एक चीज हुई है कि जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो सोडियम के इनफ्लक्स से क्या होगा, मोमेंटरीली अंदर वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कंपैरिजन में बाहर वाले के। ये वाली जो स्टेट होती है वो डीपोलराइज स्टेट होती है एंड इट ट्रेवल्स। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे से डीपोलराइजेशन होती है, पीछे वाला मेम्ब्रेन सेक्शन दोबारा से क्या हो जाता है, रीस्टोर। तो इस तरह से तो होती है डीपोलराइजेशन। अब आप ये देखिए कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन कैसे होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ रीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। तो रीपोलराइजेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पास जो सोडियम गेट्स हैं, सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं, सोडियम गेट्स क्लोज, ये 1 मिली सेकेंड के लिए सिर्फ ओपन रहते हैं। जो एटीपी पावर्ड पंप थे वो रिस्टोर हो गए, एटीपी पावर्ड पंप रीस्टोर, वो रीस्टोर हो जाते हैं, वो वापस क्या भेजना शुरू कर देते हैं, सोडियम बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नो मोर परमिएबल टू सोडियम, वो रीस्टोर हो गए और पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। पहले वो लीक हो रहा था, लेकिन जब रीपोलराइजेशन होगी तो पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। ज्यादा पोटेशियम बाहर जाने की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। रेस्टिंग स्टेज में वो लीक हो रहे थे लेकिन अब उनके लिए गेट्स खोले गए। हाइपर पोलराइजेशन में -70 की बजाय -90 मिली वोल्ट पर चला जाएगा पोटेंशियल। फिर उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम गेट्स भी क्लोज हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही वो क्लोज होंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोलराइजेशन, जिसको आप रीपोलराइजेशन कहेंगे। दोबारा से आपकी मेम्ब्रेन प्रीपोलराइज हो जाएगी। अब हम इसको एक ग्राफ में समझते हैं, कम ना हो, वेरी इजी टॉपिक। ये हम इसको ग्राफ में समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम टाइम लिख लेते हैं मिली सेकेंड्स में, और यहाँ पर हम पोटेंशियल लिख लेते हैं मिली वोल्ट्स में, पोटेंशियल हम लिख लेते हैं मिली वोल्ट्स। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपका शो करती हूँ -70, लेट्स सपोज ये +50 है। ठीक है, यहाँ से आगे आगे जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो हमारे पास क्या हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही मिलेगा तो ये कहां पर चले जाएगा, +50 पे चले जाएगा, +50 पे। +50 पे जाने को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक पोटेंशियल। इस वक्त जब ये +50 पर गया हुआ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये स्पाइक पोटेंशियल कहलाता है, दिस इज स्पाइक पोटेंशियल। अब ये देखिए यहाँ पर जो इवेंट्स हुए वो ये हुए कि ये वाली जो थी ना, यहाँ पर थ्रेशोल्ड मिला है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, बाहर से एक समझे करंट मिला है जिसने सोडियम गेट्स खुलवाए थे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, ये पोलराइज स्टेट थी, इस वक्त ये पोलराइज थी। थ्रेशोल्ड मिला तो सोडियम गेट्स ओपन हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम इनफ्लक्स। जैसे ही सोडियम इनफ्लक्स हुआ तो आप ये देखिए +50 पे चला गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। ये सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए रहता है, ओनली फॉर 1 मिली सेकेंड ये रहता है। उसके बाद क्या होगा, इस जगह पर सोडियम गेट्स फौरन क्लोज हो गए, जो पंप थे वो रीस्टोर हो गए, पंप रीस्टोर हो गए, सोडियम गेट्स क्लोज हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम गेट्स ओपन हो गए। पोटेशियम गेट्स ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि -70 की बजाय ड्रॉप ज्यादा आ गया, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ी देर के लिए हाइपर पोलराइज हो गई। वो किस पर चली गई, वो चली गई -90 पर, वो -90 पर चली गई। अब आप ये देखिए कि सिंपली ये वाली जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। फिर साथ ही आपके पास क्या हुआ, पोटेशियम गेट्स क्लोज हो गए,
जैसे ही पोटेशियम गेट क्लोज हुए तो वो रीपोलराइज हो गई, वो दोबारा से अपने पोटेंशियल पर वापस आ गई। यहाँ पर वो क्या हुई थी, डीपोलराइज। जैसे पोटेशियम गेट हुए बेसिकली आपके पास बंद, तो वो दोबारा से रीपोलराइज हो गई, यानी अपने पोटेंशियल पर वापस चली गई। अब बेटे तकरीबन 2 से 3 मिलीसेकेंड लगते हैं रिकवरी में। रिकवरी क्या होता है, दोबारा से डीपोलराइज से रीपोलराइज होना, ये रिकवरी कहलाता है। रीपोलराइज हो जाना ये क्या कहलाता है, रिकवरी, जिसमें 2 से 3 मिलीसेकेंड लगते हैं। 1 मिलीसेकेंड का क्या होता है, स्पाइक पोटेंशियल। अच्छा अब आप ये देखिए बेटे, ये जो टोटल 4 मिलीसेकेंड होते हैं ना, इसके अंदर इम्पल्स का पैसेज भी होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोलराइज से डीपोलराइज होना और फिर रीपोलराइज होना, ये 4 मिलीसेकेंड का है। इस स्टेट में जो आपका न्यूरॉन है दैट इज नॉट रेडी टू कंडक्ट एनी अदर इम्पल्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्योंकि वो ऑलरेडी कंडक्शन स्टेट में है, तो वो रेडी नहीं है दूसरा इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ये 4 मिलीसेकेंड रिफ्रैक्टरी पीरियड है जब वो कंडक्शन स्टेट में है, नॉट रेडी टू रिसीव अनदर इम्पल्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1 सेकंड में कितने इम्पल्सेस गुजर सकते हैं एक न्यूरॉन से, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकेंड होते हैं, 4 मिलीसेकेंड लगते हैं ना एक को पास होने में, 1000 डिवाइडेड बाय 4 250। इट मीन्स कि 250 जो इम्पल्सेस हैं अगर आप देखें तो वो गुजर सकते हैं किससे, एक इम्पल्स, एक न्यूरॉन से 250 इम्पल्सेस गुजर सकते हैं पर सेकेंड, ये एमसीक्यू आता है। तो ये हमारे पास पूरी कहानी है नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है। रेस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव होती है और आउटसाइड पॉजिटिव होती है, जिसको कुछ फैक्टर्स मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है, वो वोल्टेज का काम करता है, वो सोडियम गेट्स ओपन करवाता है, सोडियम अंदर आने की वजह से मोमेंटरीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है मोमेंटरीली। फिर वो जैसे ही बंद होते हैं तो वो पहले थोड़ी देर के लिए रीपोलराइज होती है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स, फिर वो दोबारा ओरिजिनल हालत में आ जाती है जब आपके पास पोटेशियम गेट्स भी क्लोज हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म है कंडक्शन का इम्पल्स की। अब 2 तरह की कंडक्शन होती है, अब देखते हैं ये आज हम इसको ना समराइज भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब देखिए हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्शन पे। न्यूरॉन्स के थ्रू 2 तरह की कंडक्शन होती है, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कंडक्शन, एक होती है कंटिन्यूअस कंडक्शन, और एक को हम कहते हैं जंपिंग या सोल्टेटरी कंडक्शन। एक को हम जंपिंग या सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस कंडक्शन किसके थ्रू होती है, ये वाली होती है थ्रू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती, उनमें इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ होल न्यूरॉन। ये स्लो होती है और इसके अंदर नॉर्मली जो स्पीड होती है वो 1 to 3 मीटर पर सेकेंड स्लो है। जबकि सोल्टेटरी कंडक्शन होती है एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू। इसमें ये होता है कि माइलिन शीट इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से जो आपका इम्पल्स है ना वो जंप करता है, जंप करता है फ्रॉम नोड टू नोड जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, क्योंकि वो इंसुलेट कर रही होती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली एक माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्पीड ऑफ कंडक्शन 100 मिली पर सेकेंड है और 120 मीटर मीटर पर सेकेंड तक मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा होती है सोल्टेटरी कंडक्शन क्योंकि माइलिन शीट इंसुलेशन कर रही होती है। तो एक बार जरा क्लियर रखिएगा, एमसीक्यू भी पूछते हैं, न्यूरॉन का डायामीटर जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं चेंज होता, लेकिन जो उसके बाहर माइलिन शीट की थिकनेस है ना वो स्पीड ऑफ कंडक्शन को रिलेट करती है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी माइलिन शीट की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्शन की स्पीड होगी,
उतनी ही ज्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन होगी जितनी ज्यादा माइलिन शीट की क्या होगी, थिकनेस। न्यूरॉन का डायमीटर कांस्टेंट रहता है, वो एमसीक्यू पूछते हैं तो आप न्यूरॉन से ना रिलेट कीजिएगा उसको। तो ये है टाइप्स ऑफ कंडक्शन जो कि होती हैं थ्रू अ न्यूरॉन। तो हमने डिटेल में पढ़ा कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है स्टिमुलस की वजह से, फिर वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के बाद नॉर्मली बेटे ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही न्यूरॉन जो है वो सारे एक ही एक बार में जो है ना वो ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक पहुंच जाए। नॉर्मली होता है, नॉर्मली होता है कि एक दो न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। तो जब एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन को जाता है तो डिले आता है ना थोड़ा सा कंडक्शन के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक डिले। कंडक्शन के अंदर डिले आता है जिसको हम साइनेप्टिक डिले कहते हैं, और ये तकरीबन 1 मिलीसेकंड का डिले होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाने का। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन साइनैप्स जो है वो इम्पल्स का ही टॉपिक है और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ लेना बेहतर है बजाय इसको स्किप करने के। ठीक है, तो जब आप साइनैप्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाता है। अगर यहाँ पर आपने कोई रिसीव किया स्टिमुलस तो नेसेसरीली एक न्यूरॉन इतना लंबा नहीं होगा कि वो ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंच जाए। रास्ते में कनेक्शन वायरिंग है ना आपके घर की, मेन एक वायर होती है, उसकी आगे से कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। एक न्यूरॉन जिधर से मैसेज जाना है आगे उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और इसके सारे पार्ट्स के लिए प्री का वर्ड यूज कर लेते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो एक्सोन होता है ना वो पार्ट होता है जिससे मैसेज जाता है आगे, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन। उसने एक नोब बनाई होती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। ये एक साइनेप्टिक नोब है। गोल्जी वेसिकल्स ने इसके अंदर बहुत सारी क्या बना के रिलीज की होती है, वेसिकल्स। यहाँ पर वेसिकल्स होती है। ये जो वेसिकल्स होती हैं इनमें तकरीबन एक वेसिकल में 1000 के करीब एक केमिकल भरा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि पर वेसिकल अप्रोक्सीमेटली 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नोब बनाई हुई है, नोब के अंदर ये बहुत सारे क्या फिल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। गोल्जी ने बनाई होती है साइनेप्टिक वेसिकल। दो न्यूरॉन्स के दरमियान में एक गैप है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये गैप है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में मेनली कौन सा साइनेप्स चल रहा होता है, केमिकल साइनेप्स, केमिकल्स के थ्रू। एक और भी होता है हमारे हार्ट मसल्स में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। वहां ये होता है कि डायरेक्टली जो आपके पास है ना ये साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, डायरेक्टली जो है ना अगर आप देखें तो यहाँ पर ना ऐसे इनके दरमियान में ना बाकायदा तौर पर चैनल्स बने होते हैं जो इनके न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यहाँ पर डायरेक्ट ही मैसेज जो है वो जाता है ताकि बहुत फास्ट हो जाए कंडक्शन। खैर, हमारे अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो केमिकल साइनेप्स है। जैसे ही मैसेज पहुंचेगा एंड पर, तो यहाँ पर ना आपके पास क्या आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम। जैसे ही मैसेज एंड पर पहुंचेगा तो इम्पल्स जब एंड पर पहुंचेगा तो कैल्शियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी न्यूरोनिमा की, कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम इन वेसिकल्स को ना धकेलना शुरू कर देगा टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे और एक्सोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर भरा हुआ केमिकल इस स्पेस में रिलीज कर देंगे। अब बेटे नेक्स्ट आते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पर। ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ने क्या बनाया हुआ है, वही बात क्लेफ्ट। ये कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट। नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। केमिकल रिलीज हुआ, अब डेंड्राइट पर ना इस केमिकल के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो बाइंड करते हैं इसके साथ तो क्या होता है, उससे नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के भी सोडियम गेट्स ऊपर हो जाते हैं। जैसे ही बाइंडिंग हुई तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सोडियम गेट्स ऊपर, और यहाँ पर क्या हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया, ऑब्वियसली हो गया। इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्साइटेटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल।
ये कहलाता है पोस्ट एक्साइटेटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल। उसके अंदर ये जो है वो जनरेट हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी पोटेंशियल दूसरे के अंदर भी जनरेट हो गया न्यूरॉन। सोडियम गेट ओपन हुए ना, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, ऑब्वियसली अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिव हुआ, अब ये ट्रेवल करेगा आगे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह। तो ये होता है। अब आपके पास देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आफ्टर डूइंग देयर जॉब, उनको फिर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि वो कंटिन्यूअस एक्साइटेशन कॉज ना करें। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे सीएनएस में भी होते हैं। अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें जो कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपके सीएनएस में भी होते हैं और वो आपके पीएनएस में भी होते हैं। सीएनएस के कौन कौन से हैं जी? सेरोटोनिन, फिर ये डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये बेसिकली आपके पास क्या है? सीएनएस में यूज होने वाले एक्साइटेटरी वो हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और पीएनएस में एक ही होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। होता ही है एसिटाइल कोलिन जब कर देता है जनरेट इम्पल्स नेक्स्ट के अंदर, तो फिर इसको एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है जो कि ब्रेक डाउन कर देता है। एस्ट्रेज है वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा किसके अंदर? एसीटेट के अंदर और कोलिन के अंदर। कोलिन बेस होती है। ये वापस चले जाते हैं पंप के थ्रू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ताकि दोबारा इनसे एसिटाइल कोलिन बना। इसी तरह जैसे एपिनेफ्रीन है उसको तोड़ने के लिए मोनो ऑक्सीडेजेस होते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। तो डिफरेंट ब्रेकडाउन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उनका काम कंप्लीट होने पे उनको डिग्रेड कर देते हैं ताकि दोबारा से उन्हें बनाया जा सके। अच्छा, अब आप ये देखिए बच्चे कि सिंपली ये सेरोटोनिन और डोपामिन हमारा मूड भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी स्लीप को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हैं। खैर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, वो ट्रांसमिशन को रोकते हैं बाय रेजिंग थ्रेशोल्ड। कि अगर स्टिमुलस है भी ना तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड ना 12 से हटा के समझे 15 वोल्ट पे कर देंगे, तो उनमें पल्स जनरेट नहीं होगा, वो थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे। क्या करते हैं कि पहले जो सोडियम गेट्स ओपन हो जाने थे समझे 12 वोल्ट पे, वो 15 वोल्ट पे ओपन होंगे, थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया तो आगे मैसेज ट्रांसमिट नहीं होने देंगे। जिसमें गाबा है, एंडोर्फिन है, एंडोर्फिन हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी। ये पेन की परसेप्शन को कम करते हैं, पेन किलर्स के तौर पे उसको कम करते हैं। गाबा है, ये गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है, अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये हो गया हमारे पास साइनैप्स कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट टॉपिक करना है और वो है हमारा ब्रेन। अच्छा बच्चे, बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दैट हाउ योर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। तो आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन 3 बेसिक वेज। सबसे पहले तो इसकी एक बोनी प्रोटेक्शन है, हमारा स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। फिर इसके अंदर मेम्ब्रेनुअस प्रोटेक्शन है, 3 बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। और फिर इसके अंदर फ्लूइड प्रोटेक्शन है, एक फ्लूइड है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को। तो सबसे पहले अगर आप बोनी प्रोटेक्शन देखें तो हमारे स्कल में क्रेनियम है जो एनबॉक्स करता है, जो इनकेस करता है ब्रेन को। मेम्ब्रेनुअस प्रोटेक्शन में 3 मेम्ब्रेन्स हैं, एक है ड्यूरामेटर विच इज आउटर मोस्ट, मिडल वन इज एरेक्नॉइड और इनर मोस्ट जो है दैट इज पिया मेटर, वो है पिया मेटर। 3 लेयर्स हैं और इनकी अरेंजमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। ये आउटर, ये मिडल और ये वाली जो है दैट इज इनर मोस्ट। अब होता ये है कि सिंपली ये जो एरेक्नॉइड और पिया मेटर है इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका कॉम्पोजिशन इज जस्ट लाइक योर प्लाज्मा। फिर जब आप फ्लूइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अगेन वो सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड है जो कि बम्प्स और जोल्ट से प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को,
ठीक है, बम्प्स एंड जोल्ट से जो भी ट्रॉमा है उसको प्रिवेंट करेगा। एक तो हमने ये बात की कि ये एरेक्नोइड और पिया मैटर के दरमियान में है। दूसरी बात ये कि ब्रेन के अंदर ना होलो स्पेसिस होती हैं जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, टोटल 4 हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो फर्स्ट 2 वेंट्रिकल्स होते हैं उनके लिए हम लेटरल वेंट्रिकल्स की टर्म यूज करते हैं। फिर एक हमारे पास थर्ड वन है और एक है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स हैं। फर्स्ट 2 जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो बेसिकली लोकेटेड होते हैं सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान में। जब आप थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं तो वो लोकेटेड है अगेन लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान में। और जब बात की जाए फोर्थ वेंट्रिकल की तो दैट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन मेड्यूला। तो ये भरे होते हैं सीएसएफ से जो के बम्प्स एंड जोल्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली ब्रेन को। अब हमने ना लास्ट चीज जो हमने देखनी है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी वो ये है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जब आप ब्रेन को देखें तो मेनली जो ब्रेन है ना उसके पार्ट्स में एक तो है टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन, एक है डायनसेफेलॉन, फिर हमारे पास इसमें आता है जी मीजेंसेफेलॉन एंड देन रोम्बेनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन जो है ना ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, इट फॉर्म्स सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कन्वर्जन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये वो पार्ट है जिसमें इस तरीके से कन्वर्जन्स मौजूद है। ये जो कन्वर्जन्स होती हैं ये शैलो भी हो सकती हैं और डीप भी। जो शैलो वन जो डीप वन होती हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसमें शैलो कन्वर्जन्स भी हैं और इसके अंदर डीप भी हैं। जो बेसिकली आपके पास शैलो वन है उनको हम बोलते हैं सल्कस और फिजर हम कहते हैं डीप वन को। ये हमारे पास बेसिकली है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रम होता है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इनके अंदर आपको ग्रूव्स दिखाई देते हैं। जो डीप ग्रूव्स होते हैं वो फिजर और जो शैलो होते हैं वो सल्कस। ये ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ये ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। अब सिंपली जो सेरिब्रम है ना वो आपके तकरीबन जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, आपके जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रम। इसके अलावा जैसे आपकी स्पीकिंग है, ब्रीदिंग है, जब आप वॉलेंटरीली ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है, जितना भी आपके पास स्पीकिंग, ब्रीदिंग, इसके अलावा आपकी आप कह लें इसके अलावा भी जो विजन है या हियरिंग है, यहीं पर साउंड वेव्स को और लाइट वेव्स को सब्जेक्टिव इंप्रेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपकी जो जजमेंट है, जो रीजनिंग है, जो इंटेलिजेंस है, वो भी यहाँ पर ही होती है। कुछ इसका पार्ट मेमोरी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, कुछ सेरिब्रम का पार्ट मेमोरी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले कर सकता है। तो सारी की सारी मेन एक्टिविटीज जो हैं वो यहीं पर कंट्रोल होती हैं, ठीक है। आपकी स्पीच, ब्रीदिंग, विजन, हियरिंग, ठीक है, वो सारी चीजें, टच, जो भी आपका टच स्टिमुलस है उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो सारी यहाँ पर सेरिब्रम में ही कंट्रोल होती है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन, डायनसेफेलॉन और टीलेनसेफेलॉन मिलके ही फोर ब्रेन बना रहे होते हैं। फिर आप ये देखिए जब आप डायनसेफेलॉन की बात करते हैं ना तो डायनसेफेलॉन के आगे से 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, बल्कि मेन 2 पार्ट्स हैं, उनकी भी आगे से डिवीजन है। इसके ना आगे से 2 मेन पार्ट्स हैं, एक है थैलेमस और एक है लिम्बिक सिस्टम। जो थैलेमस होता है वो क्या करता है, सेंसरी इनपुट रिसीव करता है।
आपकी बॉडी से सारा जो सेंसरी इनपुट है ना, वो थैलेमस से रिसीव होता है। सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है और फिर इसको वो आगे हायर ब्रेन सेंटर्स तक डायरेक्ट करता है। लिम्बिक सिस्टम में एक तो हाइपोथैलेमस है, एक अमिगडाला है और एक है इसमें हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस हमारा मेजर होम्योस्टेटिक कंट्रोल सेंटर है। ये एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस कोऑर्डिनेशन से लिंक करता है, आपके सारी रिदमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को ये कंट्रोल करता है। तो मैक्सिमम एक्टिविटीज जो है वो हाइपोथैलेमस, स्लीप वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्स्ट, हंगर, वाटर लेवल, थर्मोस्टेट, यही होता है हमारा। अमिगडाला इमोशन सेंटर है। ये सारे हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, रेज, फियर, हैप्पीनेस, लव, हेटर्ड, पनिशमेंट, एम्बैरेसमेंट, सारे ये जो इमोशनल ब्रीदिंग होती है ना हमारी, वो भी अमिगडाला कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज करता है। तो सिंपली हमारे पास ये जो दोनों है ना, इनको मिला के हम कहते हैं फोर ब्रेन, जो कि लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है ड्यू टू सेरिब्रम। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटे सेरिब्रम के हवाले से याद रखिएगा, इसके ना टू हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और इनमें ना टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, टेंस ऑफ बिलियंस। जो राइट होता है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, क्रिस क्रॉस। इन दोनों के दरमियान में एक लार्ज बैंड होता है जो इनको आपस में कनेक्ट करता है, एक्सोन्स का, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मीजेंसेफेलॉन एक्चुअली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बाद में मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन कोई ज्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये एक रिले सेंटर है। ये रेटिकुलर, इसके अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। वो सेल बॉडीज का एक क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, बहुत सारी सेल बॉडीज यहाँ पर इकट्ठी हुई होती हैं। ये क्या करता है, जो आपकी ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन है ना, वो आगे ट्रांसफर करता है हायर सेरिब्रम की तरफ। ऑडिटरी और जो विजुअल इंफॉर्मेशन है ना, उसको आगे ट्रांसफर करता है किसके पास, सेरिब्रम तक। तो ये एक रिले सेंटर है। इसके अलावा हमारी रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज। फिर रोम्बेनसेफेलॉन जो होता है उसको हम कहते हैं बेसिकली हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं जी, 3। मेड्यूला ऑब्लिगेटा, पोन्स एंड सेरिबिलम। सेरिबिलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी है। मेड्यूला और पोन्स मिलके क्या कर रहे होते हैं, आपकी जितनी भी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज होती है ना, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेस्पिरेशन, स्वॉलोइंग, डाइजेशन, ये सारी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं मेड्यूला और पोन्स मिलके। स्लीप वेक, जो स्लीप और वेकफुलनेस वाली कंडीशन होती है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पोन्स। वैसे ये दोनों मिलके आपकी जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस है, पेरिस्टोलसिस, स्वॉलोइंग, ये सब यही देख रहे होते हैं। और सेरिबिलम जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, ये सारे दौरान जो आपकी एक्टिविटीज है ना, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्केलेटल मसल्स, और उनको ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सेरिबिलम। ये बेस्ट डेवलप्ड होता है इन बर्ड्स, इन बर्ड्स। ठीक है, ये सारी आपकी जो मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री ब्रीदिंग सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। अब बेटे एक बात याद रखिएगा, आपका ये जो मिड ब्रेन है और ये जो मेड्यूला है, मिड ब्रेन, मेड्यूला और पोन्स मिलके क्या बनाते हैं, आपकी ब्रेन स्टेम।
ये इकट्ठे मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ब्रेन जो है वो हमने किया, जनरली हमने थोड़ा-सा इसको सम अप करने की कोशिश की ताकि आपके लिए आसानी रहे और आप कम टाइम में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें और आपका टाइम बहुत फ्रूटफुल रहे। एक-एक मिनट आपके लिए क्योंकि कीमती है, तो आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि टाइमिंग का आपके लिए इश्यू रहे या ज़्यादा। तो इस वजह से हमने इसको समराइज़ कर दिया लेक्चर को, और होपफुली अगर आप यहाँ से ये तैयार कर लेते हैं तो आपको किसी भी और सोर्स की ज़रूरत नहीं रहती। आपका पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ से कंप्लीटली तैयार हो जाता है। बाकी कुछ बातें यही हैं कि ब्रेन जो हमने किया उसकी प्रोटेक्शन मेन याद रखिएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लें इनके फंक्शंस की, जैसे मैक्सिमम एक्टिविटीज़ तो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। वहाँ पर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं और लोब्स के अंदर एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा होता है। और उसके अलावा मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारे हमने फंक्शन डिटेल में देखे। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, यू कैन कमेंट, तो उसको दोबारा मैं आपके लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करवा सकती हूँ सेपरेटली, मज़ीद डिटेल में, मज़ीद एलाबोरेशन के साथ। तो होपफुली अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। हर मुमकिन कोशिश है कि आपके लिए हर टॉपिक को आसान से आसान तर बनाया जा सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।